हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू रोशन इंजीनियरिंग हब। आज की वीडियो में स्टडी करने वाले हैं गॉस थ्योरम के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने ग्रीन थ्योरम स्टडी करा था, जिसमें हमने सीखा था कैसे हम लाइन इंटीग्रल को एरिया इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं। अब गॉस थ्योरम में स्टडी करने वाले कि अगर हमारे पास सरफेस इंटीग्रल है तो उसे हम कैसे वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं, या सरफेस इंटीग्रल को कैसे हम वॉल्यूम इंटीग्रल में लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सरफेस इंटीग्रल होता क्या है। सरफेस इंटीग्रल ऑलरेडी हमारी वीडियोस में स्टडी कर चुके हैं। सरफेस इंटीग्रल क्या होता है ये देखते हैं। सरफेस इंटीग्रल का हमारे पास में फॉर्मूला था डबल इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट एन कैप और डीएस। ठीक है, ये हमारे पास में हमारा सरफेस इंटीग्रल का फॉर्मूला था। अब सरफेस इंटीग्रल क्या होता है? सरफेस इंटीग्रल लगता है हमारे पास में किसी सरफेस के ऊपर जो फ्लक्स निकालने में यूज होता है, मतलब कि कितना वेक्टर फील्ड किसी सरफेस के थ्रू पास हो रहा है। वेक्टर फील्ड में हमारे पास में क्या होता है? मैग्नीट्यूड होते हैं और डायरेक्शन होता है। तो जो सरफेस इंटीग्रल होता है ये बताता है कि पूरे सरफेस पर हमारे पास में कितना टोटल वेक्टर फील्ड अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये होता है हमारे पास में हमारा सरफेस इंटीग्रल। अब जो गॉस थ्योरम है इसमें भी हम क्लोज शेप के बारे में ही बात करते हैं। ग्रीन थ्योरम में भी हम क्लोज शेप के बारे में बात करते थे। अब गॉस थ्योरम में भी हमारे पास में जो शेप होता है वो क्या होता है? क्लोज शेप ही होता है। देखते हैं कि हमारा जो गॉस थ्योरम होता है, गॉस थ्योरम हमें क्या कहता है? गॉस थ्योरम हमें बोलता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ क्लोज्ड शेप is equals to volume integral of divergence inside। ठीक है, ये होता है हमारे पास में हमारा गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट। ये क्या बोलता है कि जो हमारे पास में सरफेस इंटीग्रल होता है किसी भी क्लोज शेप का, वो बराबर होता है वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस इनसाइड। ठीक है, मतलब कि अगर हम किसी सरफेस के वेक्टर फील्ड के फ्लक्स को इंटीग्रेट करें तो वो एग्जैक्टली बराबर होता है हमारे पास में किसके? उस सरफेस के अंदर के डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के। ठीक है, क्लियर है इतना? डाइवर्जेंस क्या होता है? डाइवर्जेंस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको भी हमने स्टडी करा है डाइवर्जेंस को। डाइवर्जेंस हमारे पास में क्या होता है देखो, हम उसको भी देख लेते हैं। डाइवर्जेंस था हमारे पास में डेल और एफ वेक्टर। ठीक है, इससे हमारे डाइवर्जेंस को डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू डेल F1 अपॉन डेल एक्स प्लस डेल F2 अपॉन डेल वाई प्लस डेल F3 अपॉन डेल जेड। ठीक है, ये था हमारे पास में हमारा डाइवर्जेंस। अब हम क्या करते हैं, हमारे गॉस थ्योरम को मैथमेटिकली समझते हैं कि गॉस थ्योरम क्या होता है मैथमेटिकली। देखो, हमने क्या बात करी? सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ क्लोज शेप। ये रहा हमारे पास में हमारा सरफेस इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट एन कैप डीएस इज इक्वल्स टू किसके? वॉल्यूम इंटीग्रल। अब वॉल्यूम इंटीग्रल हमने स्टडी करा है जब हमने ट्रिपल इंटीग्रल को स्टडी करा था। ट्रिपल इंटीग्रल में क्या होता है हमारे पास में? ट्रिपल इंटीग्रल की एप्लीकेशन होती है वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? ट्रिपल इंटीग्रल को। ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ वी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं एस, और यहाँ पर हम किसको कर रहे हैं? वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस को। तो डाइवर्जेंस हमारे पास में ये है, तो डाइवर्जेंस को लिख लेते हैं एंड डीवी। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारे पास में क्या हो गया? सरफेस इंटीग्रल, और ये हमारे पास में क्या हो गया? वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, क्लियर? कि तो मैंने अभी आपको यही बताया था गॉस थ्योरम की। गॉस थ्योरम को क्या करते हैं हम? सरफेस इंटीग्रल को कन्वर्ट करते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल में, या सरफेस इंटीग्रल को हम वॉल्यूम इंटीग्रल में भी इस तरह से लिखकर हमारे आंसर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक, क्लियर इतना? ये बात होती है हमारे पास में हमारा गॉस थ्योरम क्या होता है। देखो एक बार और समझते हैं गॉस थ्योरम को क्या होता है। हम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। सरफेस इंटीग्रल क्या होता है ये हमने सीखा है। सरफेस इंटीग्रल मतलब होता है डबल इंटीग्रल एफ डॉट एन कैप डीएस। सरफेस इंटीग्रल जो होता है वो सरफेस के ऊपर निकलता है। ठीक है, अब गॉस थ्योरम क्या होता है? गॉस थ्योरम मतलब होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ क्लोज शेप इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस इनसाइड। और डाइवर्जेंस क्या होता है? डाइवर्जेंस मतलब होता है डेल डॉट एफ वेक्टर, जिसको हम इस तरह से ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में हमारा गॉस थ्योरम का फॉर्मूला होता है। ठीक, क्लियर? अब जो हमारा गॉस थ्योरम होता है वो
बेसिकली अप्लाई होता है क्यूब के ऊपर, उसको भी हम आगे समझते हैं। पहले आप इतने को नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो जो गॉस थ्योरम होता है वो हमारे पास में क्यूब के ऊपर होता है। वो क्या होता है उसको अब समझते हैं। पहले हम एक क्यूब को ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा हमारे पास में हमारा क्यूब, ये हमारे पास में हमारी z एक्सिस, ये हमारे पास में हमारी y एक्सिस एंड दिस इज अवर x एक्सिस। ठीक है, ये रही हमारे पास में हमारी तीनों एक्सिस। क्या होता है, जो हमारा क्यूब होता है उसके अंदर हमारे पास में कितने फेसेस होते हैं, 6 सरफेसेस होती हैं। ठीक है, ये ले लेते हैं हम। ये जो नीचे वाली सरफेस होती है इसको हम S1 ले लेते हैं, जो टॉप वाली सरफेस होती है उसको हम S2 ले लेते हैं। ठीक है, अब जो इधर साइड वाली सरफेस होती है इसको हम S3 ले लेते हैं, इधर साइड वाली को हम S4 ले लेते हैं। अब जो यहाँ पर जो हमारे पास में पीछे वाली सरफेस होती है उसको हम S5 ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में S5 हो गई, और ये वाली जो आगे वाली सरफेस होगी उसको हम S6 ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास में कितने सरफेस हो गई, टोटल 6 सरफेसेस हो गई। अब हम 6 सरफेसेस के लिए क्या करते हैं, देखिए जो हमारे पास में हमारी S1 सरफेस होगी उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सरफेस इंटीग्रल की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब हम सरफेस इंटीग्रल हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या करना होगा, सपोज अगर हमारे पास में क्वेश्चन आया कि हमारे पास में हमें गॉस थ्योरम को वेरीफाई करना है, तो हमें क्या करना होगा, सरफेस इंटीग्रल को और वॉल्यूम इंटीग्रल को दोनों को निकालना होगा। दोनों को आंसर जो आएगा वो हमारे पास में हमारा बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो सरफेस इंटीग्रल जब हम निकालेंगे, सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, हमारे पास में हमें क्या करना होगा, पूरे क्यूब का टोटल सरफेस इंटीग्रल फाइंड करना होगा। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, जितनी भी हमारे पास में 6 सरफेसेस हैं उन सभी सरफेसेस के लिए हमें एक एक कर कर सभी के लिए सरफेस इंटीग्रल को फाइंड करना होगा, और सारे 6 को हमें ऐड करना होगा। तो हम वो कैसे करेंगे, हमको थोड़ा सा हमारे पास में इसकी शॉर्ट ट्रिक्स है, उनको पहले सीख लेते हैं। देखो, जो हमारे पास में हमारा सरफेस नीचे वाला होता है S1, ये जो नीचे वाला सरफेस है उसके लिए हमारे पास में क्या होगा, देखो जो नीचे वाला है वो x एक्सिस और y एक्सिस से मिलकर बन रहा है। ठीक है, ये रहा, देखो ये x एक्सिस पर टच हो रहा है, ये y एक्सिस पर टच हो रहा है। यहाँ पर जो ये z एक्सिस हमारे पास में इसके अपोजिट आ रही है, तो हम यहाँ पर जो हमारी z की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, S1 के लिए जो नीचे वाला है उसके लिए हमारे पास में z की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। और यहाँ पर एन कैप की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, देखो z अगर 0 है तो z के साथ हमारे पास में डायरेक्शन के लिए क्या होता है, की होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, की कैप हो जाएगा, वो भी माइनस का। ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट में जा रहा है तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। नाउ यहाँ पर हमारे पास में जो ds होता है, ds क्या होगा, z आ गया, तो यहाँ पर dx और dy बचेगा। ठीक, क्लियर। अब यहाँ पर देखो एक चीज और यहाँ पर ध्यान देने की है, जो हमारे पास में इसका जो सरफेस इंटीग्रल होता है वो हमेशा कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, इसके लिए जो हमारे पास में हमारा सरफेस इंटीग्रल होगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं S2 की, जो हमारे पास में ऊपर वाला सरफेस है। ठीक है, तो ऊपर वाले सरफेस में देखो, ये जो हमारे पास में ऊपर वाला सरफेस है ये कौन सी वाली लाइन से जा रहा है, z वाली लाइन से जा रहा है। ठीक है, z वाली लाइन यहाँ पर आ रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर z इक्वल्स टू a कर देंगे। a क्या है, यहाँ पर हमारे पास में z की वैल्यू आएगी जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। नाउ यहाँ पर n कैप की वैल्यू क्या आएगी, a है, तो की कैप जो होगा वो हमारे पास में पॉजिटिव में होगा। ds क्या होगा, z आ गया तो dx और dy बचेगा। ठीक है, क्लियर इतना। नाउ अब हम बात करते हैं हमारे S3 की। इसके लिए तो हमारे पास में हमें सरफेस इंटीग्रल को कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में a की वैल्यू है। यहाँ पर हम 0 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर z की वैल्यू 0 है, तो अगर z की वैल्यू 0 तो पूरे इंटीग्रल को 0 कर देगी। ठीक है, नाउ अब ये S2 में हमारे पास में z की वैल्यू a है, तो इसके लिए हमारे पास में हमें सरफेस इंटीग्रल को कैलकुलेट करना होगा, तो हमारे पास में वैल्यू मिल जाएगी। S3 की बात करते हैं। देखो S3 हमारे पास में इस साइड है, ये S3 किससे टच हो रहा है, देखो ये हमारे पास में इस y वाली लाइन से जा रहा है ना, तो इसीलिए हमारे पास में जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, a होगी, और n कैप की वैल्यू क्या होगी, j कैप होगी। ठीक है, और ds क्या होगा, y आ गया तो dx और dz होगा। ठीक है, क्लियर इतना। नाउ S4
S4 के लिए हम बात करते हैं, S4 हमारे पास में इधर वाला फेस आ गया, अभी जो S4 है वो Z वाली एक्सिस पर टच हो रहा है और X एक्सिस पर टच हो रहा है, ठीक है। अब Y एक्सिस हमारे पास उसके लिए अपोजिट जा रही है, तो यहाँ पर हमारे पास में Y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। N कैप हमारे पास में माइनस J कैप हो जाएगा और DS हमारे पास में DX और DZ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर Y की वैल्यू 0 आ गई, तो हमारे पास में हमारा सरफेस इंटीग्रल क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास में 0 आ जाएगी, ठीक है। क्लियर इतना। नाउ अब हम बात करते हैं S5 की। S5 हमारे पास में कहाँ है, ये रहा, पीछे वाला है। अब पीछे वाला Z एक्सिस पर टच हो रहा है, Y एक्सिस पर आ रहा है, ठीक है, दो एक्सिस से मिलकर बन रहा है। तो वहां पर हमारे पास में X अपोजिट में जा रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास में X की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और N कैप हमारे पास में क्या हो जाएगा, X है, X के लिए आता है हमारे पास में I, तो ये माइनस I कैप हो जाएगा। और DS की वैल्यू क्या होगी, X है, तो यहाँ पर क्या नहीं आ रहा है, dy और dz आएगा, ठीक। क्लियर। नाउ अब 0x0 हो गया, तो इसके लिए हमारे पास में जो हमारा इंटीग्रल होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब x6 की भी बात कर लेते हैं। x6 हमारे पास में क्या है, ये वाला है, ये किस साइड में आ रहा है, x वाली डायरेक्शन में है, x वाली साइड पर है, तो यहाँ पर हमारे पास में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a आ जाएगी। n कैप हमारे पास में पॉजिटिव i कैप होगा, ds dy dz होगा, ठीक है। और यहाँ पर तो इसके लिए हमें इंटीग्रल को हमें कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। क्लियर है। तो अब यहाँ पर एक चीज और देखते हैं, जब हमारे पास में z की वैल्यू जब 0 होगी तब हमारा सरफेस इंटीग्रल क्या होगा, 0 होगा। जब हमारे पास में y की वैल्यू 0 होगी तब हमारा सरफेस इंटीग्रल 0 होगा, और जब हमारे पास में x की वैल्यू 0 होगी तब हमारे पास में हमारा सरफेस इंटीग्रल 0 होगा। अगर आप इन चीजों को याद कर लेंगे तो आपके पास में जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप वहां पर डायरेक्ट वैल्यू को 0 रख सकते हो, या तो आप कैलकुलेट करो पूरा, नहीं तो आप डायरेक्ट वैल्यू को 0 रख लो, ठीक है। इन तीनों के लिए आपको कैलकुलेट करना है, बाकी तीनों के लिए आप 0 को रख सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा यहाँ पर हमने क्या करा, एक बार और यहाँ पर इसको समझ लेते। देखो हमारे पास में क्या होता है, जो हमारे पास गॉस थ्योरम होता है वो बेसिकली क्यूब के ऊपर अप्लाई होता है। क्यूब में हमारे पास में 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस हमने यहाँ पर लिख लिए। S1 की बात करते हैं तो S1 हमारे पास में x एक्सिस और y एक्सिस से बन रहा है, तो यहाँ पर z नहीं है, z हमारे पास में अपोजिट में जा रहा है, तो z की वैल्यू हमारे पास में 0 हो जाएगी। z के लिए हमारे पास में जो डायरेक्शंस होती है उसके लिए हमारे पास में कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, की कैप होता है, तो z 0 है तो यहाँ पर माइनस की कैप आएगा। ds हम क्या लेंगे, z आ गया तो x और y ले लेंगे। इसके हमारे पास में सरफेस इंटीग्रल 0 हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर z की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। नाउ S2 की बात कर रहे हैं तो S2 हमारे पास में ऊपर है, तो ये कहां पर जा रहा है, Z वाली डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में Z की वैल्यू कुछ A हो जाएगी। वैसे हमारे पास में ये n कैप और हमने ds को लिख लिया। नाउ S3 के लिए हमने क्या करा, कि हमारे पास में y वाली की साइड में जा रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास में y की वैल्यू A हो जाएगी। वैसे हमने इसको भी निकाल लिया। S4 हमारे पास में z एक्सिस और x एक्सिस के साथ आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि y अपोजिट में जा रहा है, ठीक है। वैसे हमने इसको भी निकाल लिया और इसी तरह से हमने S5 और S6 को भी कैलकुलेट कर लिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे हमारे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ये कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। वेरीफाई गॉस थ्योरम। F vector is equals to 4xz माइनस y स्क्वायर j कैप, यहाँ पर i कैप है, प्लस yz k कैप, and s is the surface area of cube bounded by planes x equals to 0, x equals to 2, y equals to 0, y equals to 2, z equals to 0 and z equals to 2। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, गॉस थ्योरम को वेरीफाई करना है। एफ वेक्टर की हमारे पास हमें वैल्यू गिवन है, तो सरफेस एरिया जो है क्यूब का वो बाउंडेड है इस प्लेन से, उसके लिए हमारे पास में एक्स वाई जेड की वैल्यूज दोनों गिवन है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास में फॉर्मूला था उसको लिख लेते हैं। डबल इंटीग्रल
एफ वेक्टर डॉट एन कैप ds इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रल डेल डॉट एफ वेक्टर dv। ठीक है, ये हमारे पास में हमारा गॉस थ्योरम का फॉर्मूला होता है। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यूज को निकालना है, इसकी वैल्यू को निकालना और दोनों को चेक करना है कि दोनों ही बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर दोनों बराबर आएगी तब हम बोलेंगे जो गॉस थ्योरम है वो हमारी क्या है, वेरीफाई है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास में जो डेल डॉट एफ वेक्टर है इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं। पहले वॉल्यूम इंटीग्रल को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम हमारे सरफेस इंटीग्रल को कैलकुलेट करेंगे। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हम क्या चाहिए, हमें डेल डॉट एफ वेक्टर की वैल्यू चाहिए। ठीक है, डेल डॉट एफ वेक्टर क्या होता है, डेल f1 अपॉन डेल x प्लस डेल f2 अपॉन डेल y प्लस डेल f3 अपॉन डेल z। ठीक है, यही होता है हमारे पास में हमारा कन्वर्जेंस। ना अब यहाँ पर देखो f1 हमारे पास में क्या है, जो आई कैप के साथ में होता है, दैट इज 4xz। y j कैप के साथ में होता है, दैट इज माइनस वाई स्क्वायर। और f3 जो हमारे पास में k कैप के साथ में होता है, वहां पर क्या है, yz। ठीक है, नाउ यहाँ से हमारे पास में डेल डॉट एफ वेक्टर की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ये क्या होगा, f1 को हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 4z प्लस, नाउ f2 को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, 2 आगे आ जाएगा तो माइनस 2y हो जाएगा। f3 को हमें क्या करना है, dz, z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, z1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, y। Now del dot f vector is equals to 4z minus 2y plus y is minus y। ये आ गई हमारे पास में del dot f vector की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर रख देते हैं और जो हमारा इंटीग्रल है उसे हम फाइंड कर लेते हैं। तो ट्रिपल इंटीग्रल 4z माइनस y dv, उसकी जगह पर हम क्या रख देते हैं, देखो पहले तो हमारे पास में जो लिमिट्स है उसको हम रख लेते हैं। देखो क्या है, x के 0 से 2 की, y के 0 से 2 की और z की भी क्या है, 0 से 2 की। तो इनको हम लिख लेते हैं सबको 0 से 2, 0 से 2 एंड 0 से 2। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, dz, dy एंड dx। इसको आप किसी भी ऑर्डर में लिख लो, किसी भी ऑर्डर में लिखोगे आपको जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। चाहे तो आप dx, dy, dz ले लो या dz, dy, dx ले लो, कोई सा भी ऑर्डर ले लो। हमने यहाँ पर dz, dy और dx का ऑर्डर लिया है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे इंटर इंटीग्रल है ये वाला, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रल कैसे सॉल्व करते हैं इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 2, 0 से 2। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, z के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास में 4, z का क्या हो जाएगा, z की पावर 2 अपॉन 2 माइनस y हमारे पास में कांस्टेंट है, इसके साथ में एक z और आ जाएगा। और लिमिट हमारी लग जाएगी 0 से 2 की dy एंड dx। ये हमारे पास में ये 1 एंड दिस इज 2। नाउ इसको और आगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा, देखो इंटीग्रेट 0 से 2, इंटीग्रेट 0 से 2। नाउ यहाँ पर क्या बच रहा है, 2 और z की पावर 2 है। एक काम करते हैं, यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भी कर देते हैं। अपर लिमिट हमारे पास में 2 है, लोअर लिमिट 0, 0 को रखने की जरूरत नहीं है, 2 को रखेंगे 2 की पावर 2 हो जाएगा। दिस इज 2 की पावर 2 माइनस y और z की जगह पर हम क्या रख देंगे, हमारे पास में 2 को रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, एंड dy एंड dz। ना इसे और सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 2, इंटीग्रेट 0 से 2, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 एंड 4 2 इज 8 माइनस 2y। ठीक है, dy एंड dz। ना इसे सॉल्व करेंगे तो 0 से 2, 0 से 2, ये कितना हो जाएगा, 8y माइनस 2y स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, लिमिट हम रखेंगे 0 से 2 की, इसको हटा देता है। यहाँ पर क्या बच रहा है, सिर्फ dz। नाउ इंटीग्रेशन 0 से 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, अपर लिमिट को रख देंगे तो ये 8 इंटू 2 माइनस 2 की पावर 2 एंड dz। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से 2, 8 2 is 16 माइनस 2 2 4 dz। नाउ 16 माइनस 4 कितना होता है, 12। 12 को हम बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है तो। नाउ 12, अब 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा z के रिस्पेक्ट में, z, ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट। नाउ 12, 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा हमारे पास में
इधर करते हैं 12 माइनस 0 करेंगे तो 12 इंटू 2 एंड 12 टू इज 24। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में हमारे वॉल्यूम इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ रही है 24। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई, हमारी आरएचएस की वैल्यू आ गई। ठीक है, दिस इज वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल हमारे पास में 24 के बराबर आ गया। अब हमें क्या करना है, सरफेस इंटीग्रल को कैलकुलेट करना है। सरफेस इंटीग्रल के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास में क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस के लिए हम इंडिविजुअली सरफेसेस को कैलकुलेट करेंगे और उन 6 को फिर ऐड कर देंगे, तो हमारे पास में टोटल सरफेस इंटीग्रल निकल कर आ जाएगा। सबसे पहले एक काम करो, वॉल्यूम इंटीग्रल जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करा है इसको नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद हम आगे हमारे सरफेस इंटीग्रल को कैलकुलेट करते हैं। ना और यहाँ पर देखो हमारा जो वॉल्यूम इंटीग्रल है वो 24 के बराबर आ रहा है। इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, ट्रिपल इंटीग्रल डेल डॉट एफ वेक्टर डीवी इज इक्वल्स टू 24 और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नेम दे देते हैं। ठीक है, अब इसको भी यहाँ से हम रफ कर देते हैं। ना अब हमें क्या चाहिए, हमारे पास अब हमें चाहिए सरफेस इंटीग्रल। वो क्या होगा, डबल इंटीग्रल एस f vector dot n cap ds is equals to double integral s1 f vector dot n cap ds plus double integral s2 f vector dot n cap ds plus up to double integral s6 f vector dot n cap ds। ठीक है, अब इसकी हमारे पास में हमें वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हमारे पास में एक क्यूब को भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। ये हमारे पास में हमारी z एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो हमारे पास हमें पॉइंट क्या गिवन है, उसके हिसाब से हम पॉइंट को डाल देते हैं। यहाँ पर x है तो ये पॉइंट हमारे पास में क्या होगा 2,0,0। ये पॉइंट क्या होगा हमारे पास में 0,2,0। ये पॉइंट होगा 0,0,2। ठीक है, ये हमारे पास में 6 सरफेसेस हो गई, इनको भी लिख लेते हैं S1 S2 S3 S4 S5 और S6। ठीक है, ये 6 सरफेसेस है। हमें अब एक एक कर हमारे पास में हमें सारे सरफेसेस के लिए कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे S1 को कैलकुलेट करते हैं। S1 के लिए कैलकुलेट करेंगे, इसको क्या होगा डबल इंटीग्रल f वेक्टर डॉट n कैप ds। ठीक है, लिमिट हमारे पास में क्या आएगी 0 से 2 की आएगी ना। क्या हमारे पास में S1 के लिए क्या होता है, देखो S1 के लिए हमने देखा था हमारे पास में x एक्सिस और y एक्सिस होती है, z हमारे पास में अपोजिट में जाता है तो वो 0 आता है। ठीक है, तो मैं आपको एक करके बता देती हूँ कैसे हमारे पास में इसकी जो सरफेस इंटीग्रल आता है वो 0 आता है। कैसे आता है वो भी हम देख लेते हैं। z की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर क्या है 0 है। ठीक है, n कैप हमारे पास में क्या होगा माइनस का k कैप होगा। ठीक, अपने वो जो हमने यहाँ पर लिखा था आप उससे भी इसको मैच कर सकते हो। ठीक है, अब ds की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, z है तो dx और dy हो जाएगी। ठीक है, डबल इंटीग्रल 0 0 2 2, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा f वेक्टर। अब देखो f वेक्टर के साथ में n कैप की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है माइनस की कैप आ रही है। अब इसको हमें डॉट प्रोडक्ट करना है f वेक्टर के साथ में। f वेक्टर हमारे पास में ये रहा, सिर्फ k कैप का कर लेते हैं, बाकी तो 0 हो जाएंगे। तो ये माइनस k कैप है, माइनस k कैप का हम yz के साथ में करेंगे तो माइनस yz हो जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी माइनस yz एंड दिस इज ds की जगह पर हम क्या लिख लेते हैं z है यहाँ पर, तो हम इसको dx और dy ले लेते हैं ना। देखो z की वैल्यू हमारे पास में क्या आ रही है 0 आ रही है, तो जब हम यहाँ पर हमारे पास y की जगह यहाँ पर z की जगह पर 0 रखेंगे तो ये टर्म को पूरी 0 कर देगा, तो पूरा इंटीग्रल हमारे पास में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से जो हमारे पास में हमारी S1 की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 0 आ रही है। ठीक है, तो हमारा S1 कितना आ गया
0 आ गया। ठीक है, अब वैसे ही हम क्या कर लेते हैं, पहले जो हमारे पास में 0 0 है उनको लिख लेते हैं, फिर बाकी के जो हमारे 3 होंगे उनको हम कैलकुलेट कर लेंगे। या तो ये कहो कि जोन सी भी सरफेस हमारे पास में अगर ओरिजिन से टच हो रही है तो उनका जो इंटीग्रल होगा वो 0 होगा। देखो यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट होता है ये हमारे पास में क्या होता है, 0 होता है। S1 हमारे पास में इससे टच हो रहा है तो इसका जो इंटीग्रल होगा वो 0 होगा। नेक्स्ट हमारे पास में ये वाला जो है ये क्या है, S5 है। ठीक है, इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं, S5 है। डबल इंटीग्रल 0 से 2 एफ वेक्टर डॉट एन कैप ds। यहाँ पर देखो ये हमारे पास में कहीं से टच हो रहा है, S5 ये रहा, तो ये हमारे पास में z और y से हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास में x की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में x की वैल्यू 0 है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा S5 है वो भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। देखो n कैप है, x 0 है तो यहाँ पर n कैप की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, माइनस का i कैप। माइनस आई कैप यहाँ पर रखेंगे आई कैप के साथ में, तो ये क्या हो जाएगा, -4x। x की वैल्यू 0 रखेंगे, पूरे इंटीग्रल को वो 0 कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास में S5 0 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में ये वाला सरफेस हो गया, ये वाला सरफेस हो गया, ये वाला सरफेस बचा है। कौन सा बचा है यहाँ पर, S4 का बचा है। ठीक है, अब S4 को भी अगर हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रल 0 से 2 एफ वेक्टर डॉट एन कैप ds। यहाँ पर S4 के लिए हमारे पास में कहीं से टच है, x से टच है और z से टच है। y एक्सिस के लिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो y यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो हमारे पास में S4 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देख लो n कैप की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, y है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, माइनस का g कैप हो जाएगी। माइनस j कैप को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का y स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर। जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो वो इंटीग्रल को क्या कर देगा, 0 कर देगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो हमारे पास में S1 की वैल्यू 0 आ गई, S5 की वैल्यू 0 आ गई और S4 की वैल्यू 0 आ गई। अब हमें क्या करना है, S2, S3 और S6 हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे S2 को निकाल लेते हैं, वो भी क्या होगा, डबल इंटीग्रल 0 0 टू एफ वेक्टर डॉट एन कैप ds। ठीक है ना, S2 इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल एफ वेक्टर एन कैप। अब यहाँ पर देखो S2 हमारे पास में क्या है, ये ऊपर वाला पार्ट होता है, ये हमारे पास में z के साइड में जा रहा है, तो यहाँ पर z इक्वल्स टू a होगा। a की वैल्यू हमारे पास में क्या है, यहाँ पर 2 की है, तो यहाँ पर देखो z की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, अब 2 है, n कैप हमारे पास में क्या हो जाएगा, प्लस का k कैप हो जाएगा। z है तो ds की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx और dy। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, देखो n कैप को हम डॉट f वेक्टर के साथ में करेंगे, f वेक्टर हमारे पास में ये रहा, k कैप है तो k कैप के साथ करेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, सिर्फ yz। तो ये हो जाएगा yz, ds की जगह पर हम क्या लिख लेंगे, dx और dy। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो z की वैल्यू हमारे पास में क्या है, 2 है, तो उसको हम लिख लेते हैं 2। S2 2 को एक काम कर लेते हैं, हम बाहर ले आते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ y बचेगा। एक काम कर लेते, पहले हम यहाँ पर dy कर लेते ताकि हमारे पास अंदर क्या है, y है तो वो इजी पड़ेगा हमें। ठीक है, यहाँ पर हम इसको y कर लेते हैं, इसको हम x कर लेते हैं ना। अब यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, S2 इज इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेट 0 से 2, y को करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो y की पावर 2 अपॉन 2 0 2 एंड dx। ये 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट 0 से 2 4 dx। 4 को एक काम कर लेते हैं, कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर ले आते हैं। यहाँ पर क्या बच रहा है हमारे पास, अंदर 1 बच रहेगा, 1 का करेंगे तो ये क्या बचेगा, x 0 एंड 2 यहाँ पर रखेंगे तो S2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4 2 is 8। ठीक है, तो S2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 8। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा S2 कैसे निकाला, एक बार और देखते हैं। S2 को हमने इसलिए यहाँ पर ये लिखा, यहाँ पर हमने Z की वैल्यू 2 क्यों ली है, S2 ये रहा, अपोजिट यहाँ पर Z वाली लाइन के साइड में जा रहा है, A की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, हमने 2 ले लिया। n कैप हमारे पास में क्या आ जाएगा, प्लस का k कैप होगा ना। अब यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर हमारे पास जो इसकी क्या करा था, n कैप k कैप है, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करा तो ये yz आ गया। z की वैल्यू हमने 2 रख दी, 2 बाहर चला गया, यहाँ से हमारे पास में S2 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। S2 आ गया,
ठीक है ना, S1 आ गया, S5 आ गया, S4 आ गया, S2 आ गया, S3 और S6 हमें और निकालना है। अब एक काम करो, आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे हम हमारे दोनों को भी और कैलकुलेट कर लेते हैं। S3 देखते हैं, S3 इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल 0 से 2 f वेक्टर डॉट n कैप ds। S3 हमारे पास में क्या है, ये वाली साइड है, y एक्सिस के साइड में जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर y इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। y के साइड में जा रही है तो हमारे पास में n कैप की वैल्यू क्या होगी, प्लस g कैप होगी। ठीक है, और ds हमारे पास में क्या होगा, देखो S3 इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल 0 से 2 n कैप क्या है, j कैप है, इसको साथ f वेक्टर के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर है, माइनस का y स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का y स्क्वायर और ds y है तो dx और dz आएगा। ठीक है ना, S3 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट 0 से 2 इंटीग्रेट 0 से 2 ना, क्या करते हैं, हमारे पास y की वैल्यू क्या है, 2 है, उसको यहाँ पर रख देते थे, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, दिस इज माइनस का 4 dx एंड dz, माइनस 4 को हम बाहर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4 इंटीग्रेशन 0 से 2 ना। अब dx का करेंगे तो ये क्या बचेगा हमारे पास में x 0 2 एंड dz ना, S3 इज इक्वल्स टू माइनस का 4 इंटीग्रेशन 0 से 2, यहाँ पर क्या बचेगा 2 और dz ना, अब 2 को भी हम बाहर ले जाएंगे तो S3 इज इक्वल्स टू माइनस का 8 इंटीग्रेशन 0 से 2 और dz, S3 इज इक्वल्स टू माइनस 8 z1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, z के रिस्पेक्ट में z, S3 इज इक्वल्स टू माइनस 8 इंटू 2, S3 की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 16। ठीक है, S3 कितना आ गया, माइनस 16, यहाँ पर इसको भी लिख लेते हैं, S3 इज इक्वल्स टू माइनस 16 ना। अब हमें एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है, देखो 1 2 3 4 5, S6 और कैलकुलेट करना है तो S6 भी हम निकाल लेते हैं। S6 क्या होगा, डबल इंटीग्रल 0 से 2 f वेक्टर डॉट n कैप ds, यहाँ पर S6 हमारे पास में कौन सा होती है, ये वाली होती है, ये वाला जो हमारे पास में x साइड में आ रहा है। ठीक है, ये वाला x साइड में आ रहा है तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 होगी, x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, n कैप की वैल्यू प्लस i कैप होगी और ds हमारे पास में क्या हो जाएगा, dy और dz, इसको भी निकाल लेते हैं। S6 इज इक्वल्स टू, देखो डबल इंटीग्रल 0 से 2 ना, n कैप क्या है, i कैप है, i कैप हमारे पास में क्या हो जाएगा, 4xz, 4xz और dy एंड dz ना, 4 हमारे पास में कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, पहले हमें क्या करते हैं, x की वैल्यू को रख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 इज 8, इसको हम बाहर ले लेते हैं, इसको एक काम कर लेते हैं, पहले एक स्टेप में लिख लेते हैं, दिस इज 4 2 एंड z dy dz, S6 is equals to 8 डबल इंटीग्रल 0 से 2 ना, यहाँ पर अंदर क्या बचा हमारे पास में z, इसको एक काम कर लेते हैं, पहले z लिख लेते हैं फिर y लिख लेते हैं ताकि हमें इजी रहे। ठीक है, दिस इज z एंड दिस इज लिमिट हमारे पास में दोनों की सेम है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। क्या हो जाएगा, dz और dy, इसको क्या हम z के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारे पास में इजी रहेगा। S6 is equals to 8 इंटीग्रेशन 0 से 2 z की पावर 2 अपॉन 2 0 2 एंड dy, ये 1 और ये 4 के साइड कट जाएगा, S6 हमारे पास में क्या आएगा, 4 इंटीग्रेशन 0 से 2, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 dy, 4 बाहर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 is 16, तो 1 का करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पर सिर्फ y बचेगा, 0 और 2 ना, अपर लिमिट को रखेंगे तो 16 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास में 32, तो x6 की वैल्यू हमारे पास में आ रही है 32, S6 कितना आ रहा है 32। ठीक है, समझ में आया यहाँ पर हमने क्या करा, आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है एक एक चीज, यहाँ पर थोड़ा जो क्वेश्चन है ये हमारा लेंथी है, स्टेप बाय स्टेप इसको समझते जाएंगे करते जाएंगे तो आपका आंसर इजीली आता जाएगा, इजी है बहुत। ठीक है, ये ऐसे हमने यहाँ तक इसको निकाल लिया, अब इसको नोट डाउन कर लो पहले। हाँ,
देखो यहाँ पर ये डबल इंटीग्रल एस एफ वेक्टर डॉट एन कैप डीएस क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5 प्लस S6। ठीक है, इसकी वैल्यू को रख लेते हैं हम। S1 क्या है हमारे पास में 0, S2 क्या है हमारे पास में 8, S3 की वैल्यू है माइनस का 16, दिस इज माइनस 16 प्लस S4 अगेन 0, S5 इज अगेन 0 एंड S6 इज 32। तो ये हमारे पास में कितना आ रहा है, माइनस 16 प्लस 8 प्लस 32, 32 माइनस 16 is 16 प्लस 8 एंड 16 प्लस 8 is 24। ठीक है, तो डबल इंटीग्रल एस एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस, इक्वेशन नंबर 2। देखो ये हमारे पास में क्या था, एलएचएस था, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 24, आरएचएस हमारे पास में ये था, इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है 24, hence our LHS is equals to RHS, hence Gauss theorem verified। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर हमने क्या करा, हमारे पास में क्या था, एफ वेक्टर की वैल्यू से सबसे पहले हमने क्या करा, डाइवर्जेंस फाइंड करा, उसका वॉल्यूम इंटीग्रल करा, हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है 24। फिर हमने क्या करा, सरफेस इंटीग्रल के लिए सेपरेटली सबके लिए हमने सरफेसेस के जो इंटीग्रल है उनको फाइंड करा और सबको टोटल कर दिया, तो उसकी वैल्यू भी हमारे पास में कितनी आ रही है 24 ही आ रही है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और सॉल्व कर लेते हैं हम। वेरीफाई दैट वॉल्यूम इंटीग्रल of divergence of a vector is equals to 4xz I cap minus y square g cap plus yz k cap taken over a cube bounded by planes x equals to 0, x equals to 1, y equals to 0, y equals to 1, z equals to 0 and z equals to 1 is 3/2। Now, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमें वेरीफाई करना है कि जो वॉल्यूम इंटीग्रल है ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर हमारे पास में ये है, टेकन ओवर अ क्यूब बाउंडेड बाय दिस प्लेन्स इज 3/2। मींस हमारे पास क्या, हमें जो हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल है डाइवर्जेंस का, उसे हमें क्या करना है 3/2 प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्या करना है, देखो डबल ट्रिपल इंटीग्रल del डॉट एफ वेक्टर डीवी इज इक्वल्स टू 3/2, ये हमारे पास हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो डेल डॉट एफ वेक्टर, ये क्या होता है हमारे पास में, डेल एफ वेक्टर होता है। यहाँ पर देखो हमारे पास में एफ वेक्टर नहीं, हमें ए वेक्टर गिवन है, तो हम इसको ए वेक्टर लिखकर चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a1 अपॉन डेल एक्स प्लस डेल a2 अपॉन डेल वाई प्लस डेल a3 अपॉन डेल जेड। ठीक है, नाउ a1 की वैल्यू हमारे पास में क्या है 4xz, a2 की वैल्यू क्या है माइनस वाई स्क्वायर और a3 क्या है yz। सबसे पहले हम a1 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4z प्लस a2 को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2y और a3 को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा y। तो डेल डॉट ई वेक्टर इज इक्वल्स टू 4z माइनस y। नाउ इसे अब हमारे इस इंटीग्रल में रखेंगे, तो ट्रिपल इंटीग्रल ये क्या हो जाएगा 4z माइनस y। नाउ ये क्या है हमारे पास में, लिमिट 0 से 1 की है तीनों के लिए, तो 0 से 1 के लिए हम इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम क्या रखेंगे dz dy एंड dx। ठीक है, यहाँ पर भी अगेन आप कोई सा भी ऑर्डर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ 0 से 1 इंटीग्रल 0 से 1 करेंगे इंटीग्रल, इससे पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब हम z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो ये क्या होगा
4z की पावर 2/2 माइनस yz 0 and 1 dy and dx. Now integrate 0 से 1, integrate 0 से 1. This is 1 and 2. अपर लिमिट रखेंगे तो ये क्या है 2, 1 into y and 1 dy and dx. इंटीग्रेट 0 से 1, इंटीग्रेट 0 से 1. क्या रहा है 2 माइनस वाई dy and dx. ठीक है, तो इंटीग्रेट 0 से 1, इंटीग्रेट 0 से 1. ये क्या हो जाएगा 2y माइनस y की पावर 2/2. ठीक है, यही होगा. ठीक है, 2 कांस्टेंट है तो 2 के साथ में y आ जाएगा, y का करेंगे तो y की पावर 2/2. नाउ इसके अब हम सॉल्व करेंगे तो 0 से 1, यहाँ पे क्या रखेंगे हमारे 1 की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 और ये 1/2 हो जाएगा. ठीक है, 2 माइनस 1/2 dx. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2, 4 माइनस 1 एंड dx. नाउ अब इसे हम क्या और सॉल्व करेंगे तो ये 3/2 dx. 3/2 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले जाते हैं 0 से 1 dx. नाउ अगर हम 1 का इंटीग्रेट करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो वो क्या हो जाएगा 3/2 x 0 एंड 1. 3/2 ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 दैट इज 3/2. तो हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल क्या आ रहा है 3/2 के बराबर में आ रहा है. ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं. हेंस वॉल्यूम इंटीग्रल इज 3/, ठीक है, हेंस क्लियर. नोट डाउन कर लो. ग्रीन थ्योरम में हमने दो टाइप्स के क्वेश्चन देखे थे. एक वेरीफाई करने का, जब हम दोनों को क्या करना है, हमें LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करना था. एक हमने क्वेश्चन देखा क्या था, जब हमारे पास में एक एफ वेक्टर गिवन था और हमें क्या करना था, इवेल्युएट करना था. तब हम क्या करते थे, एरिया इंटीग्रल को फाइंड कर लेते, जो भी हमारे पास में आंसर आता था वो हम कंसीडर कर लेते हैं. इस टाइप के जब हमारे पास में क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी हम यही करेंगे. वेरीफाई आएगा तो दोनों को हम चेक करेंगे. अगर हमारे पास में इवेल्युएट का क्वेश्चन आता है तब हम क्या करेंगे, इसी तरह से हम पहले डाइवर्जेंस को निकालेंगे, फिर डाइवर्जेंस को निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा इंटीग्रल करेंगे. ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल फाइंड कर लेंगे, जो भी हमारे पास में आंसर आएगा वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा. ठीक है, क्लियर है. आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी. आज की वीडियो में हमने स्टडी करा गॉस थ्योरम को और उसके बेसिस पर दो एग्जांपल्स को भी सॉल्व किया. आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं. अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग.